हेलो स्टूडेंट, यह कक्षा 10वीं का पाठ भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ मामलों में असहयोग आंदोलन से अलग था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सिर्फ चुपचाप अंग्रेजी कानूनों का विरोध करने की मांग की थी, लोगों से उम्मीद की थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्हीं कानूनों का उल्लंघन भी किया जा रहा था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ मामलों में यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था और उन्हीं कानूनों का उल्लंघन करते हुए हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, कुछ कर चुकाने से भी मना कर दिया और लकड़ी बीनने वाले, मवेशियों को चराने वाले लोग आरक्षित वनों में घुसने लगे, कानूनों का विरोध करने लगे। इन्हीं घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और बहुत सारे स्थानों पर टकराव काफ़ी हिंसक होने लगे। 1930 में अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया तो भीड़ बहुत ज़्यादा भड़क गई और पुलिस और उनकी गाड़ियों पर भी हमले करने शुरू कर दिए। इस तरह से एक शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाने वाला आंदोलन काफ़ी हिंसक बन चुका था और अब गांधी जी ने हार मानकर इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौते पर दस्तखत किए। याद रखिएगा, इरविन उस टाइम के वायसराय हैं, भारत के वायसराय हैं और इनके साथ जो समझौता हुआ इसमें इस बात पर राजी हुए थे गांधी जी कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर होना था? लंदन में होना था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होना था। पहला गोलमेज सम्मेलन ऑलरेडी हो चुका था जिसका कांग्रेस या गांधी जी बहिष्कार कर चुकी थी। अब जैसे ही गांधी जी ने हामी भरी कि वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, वार्ता के लिए तैयार हुए, तो इसके बदले में अंग्रेज़ों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए हामी भर दी। अंग्रेज़ सरकार राजी हो गई कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, जैसे खान अब्दुल गफ्फार वगैरह, जिन भी नेताओं को आंदोलन करने की वजह से कैदी बनाया गया था, उन सभी को छोड़ने पर हामी भर दी। और इस तरह से दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आपने याद रखना है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की डेट है दिसंबर 1931। तो उन्होंने पाया कि सरकार, लेकिन गांधी जी गए तो वहाँ पर ज़रूर, जो वार्ता होनी थी वो असफल रही। जिन भी मांगों को लेकर गांधी जी लंदन में गए थे, बात करना चाहते थे, जो डिमांड उनकी थी, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था और उनकी किसी भी मांग को मानने से मना कर दिया था। अतः यह गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह असफल रहा और हताश निराश गांधी जी जब वापस भारत लौटे तो उन्होंने पाया कि भारत में अंग्रेज़ों ने नए सिरे से लोगों का दमन करना शुरू कर दिया था। पूरी तरह से लोगों के ऊपर ज़्यादतियाँ की जा रही थी और गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जेल में हैं।
सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि माहौल बहुत ख़राब है, लोगों के ऊपर ज्यादतियाँ होती जा रही हैं, अंग्रेज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोककर वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए थे, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया। लेकिन 1934 तक आते आते इस आंदोलन की गति मंद पड़ने लगी। क्या रीज़न थे, क्यों ऐसा हुआ कि इतने व्यापक स्तर पर चलाया जाने वाला आंदोलन मंद पड़ने लगा, उसकी रफ्तार में कमी आने लगी? इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इस आंदोलन में भाग लेने के सभी वर्गों के अपने अपने रीज़न थे, अपने अपने स्वार्थ थे, और जब सभी वर्गों को लगा कि उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है या जिस उद्देश्य के साथ वो इस आंदोलन में आए थे वो उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, और गाहे बेगाहे जब देखा गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो निराश होकर लोगों ने इस आंदोलन से दूरी बनानी शुरू कर दी। क्योंकि इससे पहले भी असहयोग आंदोलन को जब चोरी चोरा वाली घटना 1920 में हुई, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया और असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया, तो गांधी जी ने उस आंदोलन को भी उस समय वापस ले लिया जब वो बहुत पीक पर था, जब सफलताओं के काफ़ी आसार नज़र आ रहे थे। और कुछ ऐसा ही इस आंदोलन में भी उसी गलती को दोहराया गया कि जब जब लगा यह आंदोलन कुछ कामयाब हो जाएगा तो हिंसक होने की वजह से आंदोलन को वापस ले लिया जाता था, जिस वजह से लोगों में काफ़ी निराशा बढ़ी और लोगों ने आंदोलन से दूरी बनानी शुरू कर दी। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, अब हम यहाँ बात करेंगे कि किस वर्ग ने किस वजह से इस आंदोलन से दूरी बनाई थी। अलग अलग वर्ग हैं, हम सभी की अलग अलग बात करेंगे। गांव में संपन्न किसान, देखिए पहला पॉइंट आपका यही बन जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफल होने के क्या कारण हैं, तो आप ये आगे जो पैरा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। पहला रीज़न, संपन्न किसान समुदाय। जैसे गुजरात के पाटीदार उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी, सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन होने लगा, सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था, तो किसानों को लगा कि आंदोलन मतलब उस टाइम उन्होंने चाहा था कि बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाए, लेकिन जब उनकी ये सारी इच्छाएं उन्हें पूरी होती हुई नज़र नहीं आई, बहिष्कार करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया है ये नोटिस किया, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। और जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें बहुत लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। 1931 में लगान के घटे बिना ही आंदोलन को 1932 वापस ले लिया गया 1931 में, और 1932 में आंदोलन को दोबारा शुरू जब किया जा रहा है तो वो लोग तैयार नहीं हैं। ये डेट आपको नोट करनी पड़ेगी कि 1934 तक आते आते ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर था। 1931 में इसको शुरू किया जा रहा है, मतलब वापस लिया जा रहा है, 1930 में शुरू किया जा रहा है, 1931 में वापस लिया जा रहा है और 1932 में दोबारा शुरू किया जा रहा है। ये पहला पॉइंट था, गांव में संपन्न किसान किस वजह से इससे दूर हटे। दूसरा पॉइंट है गरीब किसान। पहला पॉइंट संपन्न किसान, अमीर समुदाय की बात हो रही है, ज़मींदारों की, पाटीदारों की बात हो रही है, जबकि सेकेंड पॉइंट में गरीब किसानों की बात हो रही है। अब गरीब किसान क्या चाहेगा? लगान में कमी। सिर्फ इतना नहीं, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे, तो लगान में कमी नहीं बल्कि इसके अलावा पट्टे पर जो ज़मीन लेकर वो खेती कर रहे हैं और जिस वजह से
महामंदी लंबी खींच जाने से, नगद आमदनी गिरने से छोटे पट्टेदारों को ज़मीन का किराया चुकाना मुश्किल हो रहा था। तो वो चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना है उसे माफ़ कर दिया जाए। यहाँ पर बात लगान की नहीं, सिर्फ उस भाड़े की है, उस ज़मीन की है जिससे उनकी आजीविका चल रही है। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों या कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसान और जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में हिचकिचा रही थी, जिस वजह से गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध निश्चित हो ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर हमने बात की है भाड़ा विरोधी आंदोलन। कौन सा था? यही बिल्कुल जो गरीब किसान कर रहे थे, पट्टेदार जो कर रहे थे, जो चाहते थे कि उनके पट्टेदारी के लिए जो भाड़ा उन्हें भरना है अमीर किसानों को, ज़मींदारों को, उसको माफ़ कर दिया जाए। और कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो किसी ऐसे समूह से दोस्ती करें जिससे एक बड़ा समूह, जिसका समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिससे उनको पैसा मिल रहा है, उसको उनकी वजह से नाराज़ होना पड़े, छोटे गरीब किसानों की वजह से नाराज़ होना पड़े। और इस वजह से गरीब किसान भी इस आंदोलन से दूर होता चला गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, व्यावसायिक वर्ग। ये क्या चाहता था? दो बात तो हो चुकी, अमीर किसान, गरीब किसान। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यावसायिक वर्ग की स्थिति क्या थी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे, मतलब जो वो सामान बना रहे थे, जो उनका अपना सामान था, जो वो देश में बेच रहे थे, वो चाहते थे कि वैसा ही सामान बाहर से इंपोर्ट ना किया जाए, आयात उसका ना हो। और इसी वजह से इन्हीं व्यावसायिक हितों को बचाने के लिए इन व्यवसायियों ने ग्रुप्स बनाने, संगठन बनाने शुरू कर दिए। एक संगठन जो उन्होंने बनाया 1920 में, भारतीय औद्योगिक एवं कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। और दूसरा जो बनाया 1927 में, पहला बना है 1920 में, भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। सेकेंड वन 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ बनाया गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की बोलते हैं, फिक्की के नाम से जो जाना जाता है, का गठन किया। दो संगठनों का गठन किया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला। देखिए, दो बड़े उद्योगपतियों के नाम हैं। जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। सिविल नाफरमानी मतलब वही है कि प्यार के साथ अंग्रेज़ों की बात मानने से मना करना, विरोध करना। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंदा पड़ गया था, क्योंकि जो चाहते थे, जो आयात को वो रोकना चाहते थे, जिस सामान की बिक्री वो नहीं चाहते थे इंडिया में हो, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से व्यावसायिक वर्ग ने भी अपने कदम सविनय अवज्ञा आंदोलन से पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। अब बात करते हैं चौथे वर्ग की। चौथा वर्ग था औद्योगिक श्रमिक वर्ग, यानी कि मजदूरों का वर्ग। ये चौथा वर्ग है। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया ही नहीं था, क्योंकि सीधा सा रीज़न था, अगर उद्योगपति नज़दीक हैं कांग्रेस के या किसी भी सम्मेलन के, किसी भी आंदोलन के,
तो गरीब वर्ग या मज़दूर वर्ग कैसे क्लोज आ सकता है। और शायद यही रीज़न था कि मज़दूर बहुत बड़े लेवल पर इस आंदोलन से जुड़ ही नहीं पाए थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो किया, गांधीवादी विचारों को समर्थन तो दिया, लेकिन उनकी किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा था। जिन खिलाफ परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ रहा था, उसके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा था। 1930 में रेलवे कामगारों, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर, छोटा नागपुर 1930 में गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कारों अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने से लगातार हिचकिचा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो मजदूरों का साथ देती हैं, मजदूरों की मांगों को अपने आंदोलन में डाल लेती हैं, तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक वर्ग जहां से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जो बड़े स्तर पर उनसे जुड़ा हुआ है, वो उनसे दूर ना हट जाए। इसी वजह से औद्योगिक श्रमिक वर्ग से दूरी बनी रही। आगे बात करते हैं पांचवें वर्ग की, जो कि औरतें थी। औरतों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था इस आंदोलन में। उन्होंने घर से बाहर निकलकर जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान पर औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था और उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन इतना साथ देने के बावजूद भी गांधी जी का मानना था कि औरतें सिर्फ घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं में ही सही लगती हैं और यही औरत का असली कर्तव्य है। इस तरह की सोच जब किसी नेता की होती है तो कैसे कोई वर्ग उनसे जुड़ा रह सकता है। अतः महिलाओं ने भी इस आंदोलन से दूरी बना ली और धीरे धीरे करके एक एक वर्ग इस आंदोलन से निकलता गया। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या थी, कि किस तरह से जो बचा कुचा कोई एक आध और वर्ग था वो किस तरह से दूर हट गया। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने जब ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, और उन्होंने हरिजनों को अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढूंढने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलवाई। खुद शौचालय साफ करने लगे। ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें, छुआछूत के पाप को छोड़ें और सभी दलितों के साथ मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाने की सोचें। लेकिन कहीं ना कहीं इस गैप को भरना बड़ा मुश्किल था, जिस वजह से अक्सर छोटी ऊंची या नीची, मतलब हम कह सकते हैं ऊंची जातियाँ, नीची जातियाँ, स्वर्ण जातियाँ या छुआछूत समझी जाने वाली जातियों के बीच में काफ़ी मतभेद थे, जिस वजह से इस वर्ग से भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, याद रखना ये किसने बनाया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन,
डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में 1930 में नाम किया था दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। किसके लिए था? दलितों के लिए, अछूतों के लिए बनाया गया संगठन था ये। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ अंबेडकर का काफ़ी विवाद हुआ और अंत में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह से अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने लगे तो बहुत जल्द ही भारतीय समाज टुकड़ों में बंट पाएगा और स्वराज की जो उनकी इच्छा है वो कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। और आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता जिसको बोलते हैं, सितंबर 1932 में हुआ पूना पैक्ट। इस पर हस्ताक्षर किए गए और इसमें क्या डिसाइड किया गया कि दलितों को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल जाएंगी, दे दी जाएंगी और उन्हें मतदान, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतदान करवाए जाने थे वहाँ पर मतदान लड़ने, चुनाव जीतने, सभी तरह के अधिकार उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा और भारतीय कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। अभी हम दलित के बारे में पढ़ रहे थे, अभी मुस्लिम्स के बारे में कि उनका सहयोग कैसा था। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगे थे। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे, सांप्रदायिक टकराव बढ़ते गए, दंगे होते गए और कांग्रेस टुकड़ों में बढ़ती गई। रिजल्ट निकला मुस्लिम लीग। इससे पहले जब कांग्रेस में महात्मा गांधी लगातार असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उसी बीच कुछ क्रांतिकारी संगठन भी थे जो लगातार क्रांतिकारी तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे थे। उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। वहीं हमारे कुछ क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा के साथ, अहिंसा के साथ तो पूरा हो नहीं सकता, तो किसके साथ होगा? हिंसा के साथ होगा। और इसी के लिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान, 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई और उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA बनाई गई, स्थापना की गई। इसके नेताओं में, इसको स्थापित करने वाले नेता कौन थे? इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयाँ करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया और 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सज़ा दी, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। अतः भगत सिंह जैसे युवाओं ने देश को आगे बढ़ाने के लिए बेशक क्रांतिकारी रास्ते अपनाए, लेकिन उनके मकसद गलत नहीं थे। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे।